नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में हम आपको बताएंगे कितना खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। साथ ही बात होगी जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे आज नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है उसमें किस तरीके से क्या कुछ खास है। तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश को दी 51 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा अरुणाचल को कांग्रेस ने किया नजरअंदाज, इसी वजह से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में करेंगे माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन। राज्य में मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा, साथ ही बढ़ेंगे रोजगार और व्यापार के अवसर। जीएसटी बचत उत्सव का शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है जीएसटी 2.0। देश भर में जीएसटी सुधार लागू होने से उपभोक्ताओं में जबरदस्त खुशी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का किया विमोचन। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील। आज से संयुक्त राष्ट्र में शुरू होने वाली बैठक में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की दी मान्यता। और शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का है दिन। देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का दौरा है, और उसमें भी जब हम जीएसटी बचत उत्सव की बात कर रहे हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां दुकानदारों से बातचीत की। इस संवाद में आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव और उसके लाभ पर चर्चा की गई। दुकानदारों ने इसे व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सराहना भी की। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने के अपने संदेश पर फिर जोर दिया। तो आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है, और ऐसे में जो दुकानदार थे उन्होंने न सिर्फ अपनी बात को रखा, बताया कि किस तरीके से दुकानदार और उसके साथ साथ उपभोक्ताओं दोनों को इसका जो एक बड़ा लाभ है वो मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद भी किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि उनके पास जो खासतौर से बोर्ड्स भी थे, जिसमें अगर बात की जाए स्वदेशी को किस तरीके से हमें बढ़ाना है, कहीं ना कहीं स्वदेशी का जो प्रोत्साहन है वो भी होता हुआ नजर आया। और उम्मीद यही है कि जीएसटी बचत उत्सव जिसकी शुरुआत आज से हुई है, इसमें स्वदेशी का जो और ज़्यादा स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा प्रोत्साहन उसको मिलेगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से इस बात की अपील लगातार करते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो स्वदेशी है उसको और बढ़ाना होगा। अलग अलग उत्पादों की बात की जाए, तमाम जो अन्य वस्तुएं हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 51 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। क्षेत्र की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग और निरंतर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में ये बड़ा कदम है। इन जल विद्युत परियोजनाओं पर 3700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता 240 मेगावाट और तातोवन जल विद्युत परियोजना की क्षमता 186 मेगावाट की होगी। पीएम ने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। 1500 से अधिक की क्षमता वाला ये केंद्र, इस केंद्र में बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनी और उत्सव आयोजन में का काम ज़ाहिर किया जा सकेगा। पीएम ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी हैं।
और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल को देशभक्ति के उफान की भूमि बताया। पीएम ने कहा कि यहाँ का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है। साथ ही पीएम ने कहा कि अरुणाचल में सूर्य की पहली किरण आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें जब देश सेवा का अवसर मिला तो उन्होंने देश को कांग्रेस की सोच से मुक्ति दिलाने की ठान ली। पीएम ने कहा कि हम राज्यों के विकास के वोटों और सीटों से नहीं देखते, हमारा लक्ष्य सभी नागरिकों का कल्याण है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्ष में 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आए हैं और पीएम ने कहा वो स्वयं प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। पीएम ने सेंट्रल टैक्स में अरुणाचल को मिलने वाला हिस्सा बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाने का जिक्र किया। साथ ही पीएम ने कहा कि उनकी सरकार में अरुणाचल को यूपीए सरकार की तुलना में 16 गुना अधिक पैसा मिला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पिछड़े जिलों और आखिरी गांव के नाम पर अपनी नाकामियों को छिपाती थी, आज वो गांव देश के पहले गांव बन गए हैं। आज बॉर्डर के गांवों में विकास की नई रफ्तार देखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले की कांग्रेस सरकारों के दौर में लगने वाले भारी टैक्स की भी याद दिलाई। पीएम ने कहा कि लोगों की कमाई और बचत बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने आयकर में बड़ी छूट दी है। साथ ही जीएसटी सुधार जैसा ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। तो किस तरीके से जो बचत है वो बढ़ती नजर आएगी और जीएसटी बचत उत्सव जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यादगार रहने वाला है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश दोहराते हुए देश में बनी चीजों को अपनाने पर भी बल दिया।
भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। और एक बार फिर से स्वदेशी का जो मंत्र है वो दोहराते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। वे त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में साधना करेंगे। इस दौरान वे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत के संवर्धन अभियान योजना के तहत माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मुताबिक मंदिर के कायाकल्प का कार्य अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री इसी नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। अन्य प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, पूरा देश, पूरा दुनिया जानेंगे जो शक्तिपीठ यहाँ पर है और इससे हम लोग को काफी फायदा होगा। मंदिर को प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना के तहत नया रंग रूप दिया गया है। अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब पूरा हो चुका है। 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 6,784 वर्ग मीटर की निचली मंजिल पर एक विशाल लॉबी, 2 मल्टीपल हॉल और प्रसाद घर तैयार किया गया है। दूसरी मंजिल पर 2,317 वर्ग मीटर में पुरोहितों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित किया गया है। 7,355 वर्ग मीटर की छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, ध्यान स्थल, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर की खूबसूरत लैंडस्केपिंग सजाई गई है। दिव्यांग एवं वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट की सुविधा भी प्रदान की गई है। पहले का था वो जो ट्रेडिशनल वाला, अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ ट्रेडिशनल को एक अच्छे बैलेंस के साथ रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। त्रिपुरा के पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम से थोड़ा बेहतर है और नीचे जो दुकान जो बना के रखे हैं उसके लिए तो और भी बेहतर है। पब्लिक के लिए अच्छा होगा, दुकानदारों के लिए अच्छा होगा और यहाँ का तो बिजनेस का तो क्या कहना है। हमारा त्रिपुरा का जो आदमी है सबको सुनकर ये खबर अभी तक पहुँच गया है। सभी लोग बेतुबी से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कब आएंगे। देश के हर मंदिरों के लिए इस तरह की व्यवस्था हो, ऊंची व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। दर्शनाभिलाषी को जितनी सहूलियत मिलेगी उतनी लोग आएंगे और उस स्थान का, उस लोगों का, उनके लोगों का, वहाँ के आसपास के समाज का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास के साथ साथ विरासत को महत्व दे रही है। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन माता त्रिपुरा सुंदरी के इस नए कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष भेंट जैसा है। ये भव्य कॉम्प्लेक्स त्रिपुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का ये नवनिर्मित परिसर, जहां एक तरफ आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बना है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होगा। सहयोगी रवि और कैमरामैन सुब्रतो के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, उदयपुर, त्रिपुरा। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं त्रिपुरा का ही, जहां से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, अगर देखा जाए शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन, जाहिर तौर पर मंदिरों में लगातार हर एक मंदिर की बात की जाए वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के इस मंदिर की जहां पर आप मौजूद भी हैं, किस तरीके से कायाकल्प हुआ है और जाहिर तौर पर हमने देखा जो भक्त अपनी जाहिर तौर पर अपने बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें बड़ा बदलाव यहाँ नजर आ रहा है, क्या स्थिति वहाँ पर आप देखते हैं जो भक्त हैं उनकी और स्थानीय लोगों की? देखिए, आज
प्रधानमंत्री एक दिवसीय यात्रा पर पूर्वोत्तर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के जो है वो आज जो है दूसरे बात की जाए तो दोपहर के बाद जो है यहाँ पर त्रिपुरा का जो मंदिर है, त्रिपुरेश्वरी मंदिर जो है, जो त्रिपुरेश्वरी त्रिपुर मंदिर और जो है त्रिपुरा माता सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो परिसर है, नवनिर्मित परिसर जो है, इसका यहाँ पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ये परिसर जो है लगभग 52 करोड़ से अधिक लागत का यहाँ पर निर्मित हुआ है, जिसमें कि कई सुविधाएं जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए कई सुविधाएं यहाँ पर जो है दी गई है। तब चाहे लिफ्ट हो या फिर दिव्यांगजनों के लिए की बात की जाए तो उनके लिए लिफ्ट हो या फिर सीढ़ी हो या फिर यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स में जो है दुकानें, लगभग 86 दुकानें यहाँ पर इस परिसर में दी गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो नवनिर्मित ये परिसर बना है ये काफ़ी अत्याधुनिक है। यहाँ पर जो है लगभग 5 तालाब है, इन 5 तालाबों में जो है पानी है। साथ ही यहाँ पर जो है दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर बैठने की जो सेट की व्यवस्था है, पंखे हैं और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर सुविधा की जो जिस प्रकार की भी सुविधा हो सकती है श्रद्धालु जो यहाँ पर आए वो जो है उनके लिए यहाँ पर की गई है। मुकुल, अगर बात की जाए माता के मंदिर की इसकी तो इसकी अपनी एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है इस मंदिर का, क्योंकि ये यहाँ पर जो है न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ये लगभग 500 साल पूर्व जो है इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी। जो धन्य माणिक जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी और लाल रंग के इस पत्थर में जो है ये मंदिर सजा हुआ है। इसमें जो है जो माँ है इसको जो है कूर्म पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कूर्म यानी कछुआ की पीठ पर, क्योंकि ये जो है एक छोटे से टीले पे जो है हाइट पे ये जो मंदिर है ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु देश और दुनिया भर के यहाँ पर आएंगे, इस नवनिर्मित जो परिसर बना है इस परिसर में पीने के पानी से लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ने से लेकर के और तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए भी जो रोजगार जो है इससे उपलब्ध होगा। क्योंकि देखिए जो यहाँ का पेड़ा है, जो माँ के प्रसाद जो पेड़ा है मुकुल, वो यहाँ पर चढ़ता है पेड़ा और वो पेड़े से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय जो कारीगर है वो उसको बनाते हैं। तो निश्चित तौर से सरकार की अगर बात की जाए या इस मंदिर की बात की जाए तो ये जहाँ हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, ये आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का ये संगम, बिल्कुल ये परिसर बना हुआ है। आस्था और आधुनिकता की जब हम बात करते हैं उसका एक अनूठा संगम यहाँ नजर आता है और जब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता उर्मिलेश बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है त्रिपुरा का और जो मंदिर का कायाकल्प हुआ है, 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है इसका कायाकल्प हुआ और उसका उद्घाटन अब आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल मीडिया प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का जीएसटी अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर जीएसटी फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन जीएसटी के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब खासतौर से बात कर लेते हैं आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव की भी। आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। इसके साथ ही देश में आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ रोजमर्रा की कई वस्तुएं शामिल हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षा से जुड़ी टीवी, एसी, दोपहिया, कार, अच्छे कपड़े, जूते, दवा सब कुछ अब पहले की तुलना में सस्ते दाम पर मिलेंगे। किसानों और कारोबारियों को भी जीएसटी में होने वाले इस बदलाव से राहत मिलने जा रही है। खाद और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कमी से किसान की खेती में लागत तो छोटे उद्यमियों की निर्माण लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी के सुधार बताया है।
जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती और आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का भी आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। तो एक बड़ा लाभ, फायदा जो है वो जाहिर तौर पर होगा आम जनता को, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खासतौर से अरुणाचल दौरे पर भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि आज से उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। और इसी कड़ी में आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म पर देश को संदेश दिया। अपने एक्स संदेश में अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है। इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है। खाद्य एवं घरेलू सामान, होम, बिल्डिंग व मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में जीएसटी में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत भी बढ़ेगी। अनेक डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी शून्य करना हो या साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी, नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म हर वर्ग के घर में खुशियों की सौगात लेकर आया है। इसी क्रम में एक खासतौर से एक एक्सपोस्ट में अमित शाह ने कहा कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीरो जीएसटी से लेकर ऑक्सीजन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल, डेंटल व वेटनरी डिवाइसेस पर भी न्यूनतम जीएसटी तक जीएसटी रिफॉर्म देशवासियों की सेविंग्स में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों और फर्टिलाइजर सेक्टर में जीएसटी कमी से किसान उत्साहित हैं और अब वाहन खरीदारी के लिए भी देशवासियों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। आप भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाएं। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली में आरके पुरम सेक्टर 8 स्थित मार्केट का दौरा किया। उन्होंने दुकानों पर जाकर घर घर स्वदेशी उत्पाद खरीदने और बेचने के स्टिकर भी लगाए। नवरात्रि की शुभकामना देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी को लेकर उठाए गए कदम को ऐतिहासिक बताया। इससे हर घर में बचत होगी। उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प लेने की बात भी कही। 2014 से पहले जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता था, कई तरह के टैक्स होते थे, कई तरह की समस्याएं होती थी। टैक्स टेररिज्म के नाम से जाना जाता था। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ जीएसटी का एक बड़ा सुधार किया, बहुत बड़ा सुधार लेके आया। और जब जीएसटी स्टेबल हो गया तो मोदी जी ने जीएसटी की दरें कम की और जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब्स को कम किया और आज डेली यूज की चीजें 99% चीजों पे जीएसटी की दरें कम हुई है। बहुत बड़ा, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। तो जीएसटी सुधार से हर कोई बड़ी राहत महसूस कर रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए अयोध्या की, तो यहाँ भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को एक बड़ी राहत मिली है। बहुत अच्छा निर्णय है गरीबों के लिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी तो गरीब के लिए तो बहुत फायदा है। 28% जीएसटी था, उसको 18 कर दिया। 10% का सीधा सीधा फर्क दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से 10% भी अगर गरीबों के लिए राहत मिलती है तो बहुत है।
10% उनकी महंगाई कम होगी। बहुत बढ़िया निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग छोटी कारों को लेने के लिए जिन्हें लगभग 1 लाख रुपए की शॉर्टेज लग रही थी, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और जो बाकी भी चीज़ें जो 12% के टैक्स स्लैब में थी वो लगभग 5% में हो गई है, और जो 5% में थी या 12% में थी लगभग 99% वस्तुएं जो है 0% में हो गई हैं। या कैंसर वगैरह की दवाइयाँ भी इससे उससे बहुत राहत मिलेगी गरीबों को और बीमारों को। भाई प्रधानमंत्री जी ने जो है टैक्स जो लागू किया, जीएसटी का कम किया है, उससे मध्यम वर्ग और गरीब जनता को बहुत फायदा है। दूध के जितने प्रोडक्ट हैं मुख्य रूप से जनता दूध के प्रोडक्ट का इस्तेमाल अधिक करती है तो सब का जीएसटी कम हो गया, चीज़ सस्ती मिलेगी। इसके लिए मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद जो है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनता को ये सोचा, जनता के लिए ये सोचा कि जीएसटी जो कि एक अच्छी खासी रकम हो जाती है उसको उन्होंने कम कर दिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर चीज़ सस्ती होगी। इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा ऐसा अनुमान है, और प्रैक्टिकल में चीज़ें आ रही हैं तो सब नज़र आएगा। लेकिन जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जो आदमी 10,000 का 20,000 का बीमा लेता था, मेडिक्लेम ये सब, तो उस पर जीएसटी अननेसेसरी पड़ता था आम आदमी को, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और इंडस्ट्रीज़ में मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में अच्छी पहल है ये। जीएसटी 4 स्लैब में थे, उसको 2 स्लैब में कर दिया, ये भी बहुत अच्छा रहा है। और गाड़ियों पे भी एक मध्यम परिवार के लोगों के लिए 10 लाख 12 लाख की गाड़ियों पे जो 28% देना पड़ता था वो अब 18 पे आ गया। वो भी काफ़ी जनरल पब्लिक के लिए जो है फायदेमंद साबित होगा। साबित होगा। हर एक क्षेत्र में इसका असर देखने को मिलेगा। कृषि की बात की जाए, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, हर जगह इसका लाभ जाहिर तौर पर नजर आएगा। और इस बारे में और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, मेरठ से जीएसटी के चीफ कमिश्नर संजय मंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब हम आम जनता को राहत की बात कर रहे हैं और बचत उत्सव की जब खासतौर से बात की जा रही है, इस बचत उत्सव में वो कौन सी ऐसे उत्पाद हैं जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री हो गए हैं, उसके जरिए कितना लाभ आम आदमी तक पहुँचेगा? देखिए, जैसे आपकी रिपोर्ट में पहले बताया भी गया है कि जो आइटम जो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, जो इनको शून्य रेट पर लेके आया गया है, वो कुछ एसेंशियल दवाइयाँ हैं जो पहले या तो 5% पर थी या 12% पर थी, उनको अब उनको बिल्कुल 0% की रेट पे ले आया गया। इसका मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत आम आदमी की जरूरत का आइटम था और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया सरकार ने कि 18% से सीधा इसको 0% पे ले आए, तो इसका 18% का बेनिफिट जो है का फायदा आम जनता को जाने वाला है और इससे उनको हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवरेज है उसको बढ़ावा मिलेगा और आम जनता अब हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आराम से करवा सकती है। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं और कुछ और अन्य फूड आइटम्स हैं जिनके ऊपर 0% लाया गया है। काफ़ी जो रोज़मर्रा के आने वाली चीज़ें हैं जो आपकी रिपोर्ट में ही बताया गया है, ज़्यादातर रोज़मर्रा की चीज़ें अब या तो 5% स्लैब में है या 0% स्लैब में है, जो पहले 12% या 18% पे हुआ करती थी। तो इस तरह के जो दाम कम हुए हैं उसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को जाना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने राष्ट्र के संदेश में कल बताया और इसको उन्होंने बचत उत्सव का नाम दिया और उन्होंने सभी नागरिकों से ये अपील करी कि इस बचत उत्सव का पूरा फायदा उठाएं और खूब भरपूर चीज़ें खरीदें। जो भी वो सोचते थे सपने लेते थे, जो नहीं खरीद पाते थे, वो चीज़ें अब वो आराम से खरीद पाएं, जिससे ना केवल उनको फायदा होगा बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री और बिजनेस को बहुत फायदा होगा। डिमांड बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था को, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी पहले बताया गया, अर्थव्यवस्था में एक गति आएगी। तो इससे हर एक आदमी को फायदा होगा और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इसे अपने अभिभाषण में नागरिक देवो भव का नाम भी दिया कि नागरिक को ऊपर रखते हुए ही ये सुधार किए गए हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी पढ़ाई और दवाई की अगर दोनों की बात की जाए, दोनों महत्वपूर्ण हैं आम आदमी के नज़रिए से, वहाँ एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो किसानों को एक बड़ी राहत मिल रही है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो ट्रैक्टर का प्राइस है वो जाहिर तौर पर कम हो जाएगा, ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, खाद की बात की जाए, स्प्रिंकलर की हम बात करें, सोलर पैनल की बात की जाए, तो पूरी तरीके से एक राहत जो है यहाँ मिलेगी। अब
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसका जो भी किसानों से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर का रेट 5% कर दिया गया, ट्रैक्टर से संबंधित सभी जो पार्ट्स हैं उनको भी 5% पे ले आया गया है। जी। इसके अतिरिक्त जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो 5% की स्लैब में अब आ गई हैं। और जो किसानों के लिए जो इक्विपमेंट थे, जो मशीनरी थी, चाहे वो स्प्रिंकलर्स हों, चाहे वो हार्वेस्टर हों, चाहे वो इससे रिलेटेड और भी जितने भी उनको मशीनें थी, वो अगर खरीदने के लिए अब उनको 5% की रेट हो गया है, क्योंकि तो उनको खरीदने में बहुत सुविधा होगी। जी। और इससे एक मैकेनिकल फार्मिंग को जो एक बढ़ावा मिलेगा, उससे ना केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि इससे जो प्रोडक्शन बढ़ेगी उसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को पहुंचने वाला है। जी, और खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात की जाए, जैसा हमने देखा जो 12 सीसी से कम की कार की बात करें या जब हम टू व्हीलर की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह का टैक्स उन पर लगाया जाता था उसमें करीब 10% की एक बड़ी कटौती करना, और त्योहारी सीजन की आज से शुरुआत हो गई है और हम तो बचत उत्सव इसको मना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब क्या उम्मीद की जाए कि और ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ भी एक तेज़ी देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो मेरे नज़रों में जो इस सुधार का पहुंचने वाला है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को पहुंचने वाला है। जी। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हम इसको पहले एक सिन गुड्स की तरह ट्रीट कर रहे थे जीएसटी में, और 28% ड्यूटी और उसके ऊपर कंपनसेशन सेस ले रहे थे, जी। अब उसको ज़्यादातर आइटम्स के ऊपर छोटे छोटे जो जितने भी छोटे छोटे कारें हैं एक लिमिट तक, और टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, बसें, ट्रक, ये सभी की सभी आइटम अब 18% की स्लैब में आ गए हैं। जी। तो आप सीधा सीधा सोचिए कि 28% और उसके ऊपर सेस से को हटा के इनको हम 18% की स्लैब पे ले आए हैं। तो 10 से लेकर 12, 13, 15% तक का जो इनको मुनाफा होने वाला है वो जनता को पहुंचने वाला है। और जनता के पहुंचने से इसकी एकदम, क्योंकि अभी आपने देखा कि त्यौहार का सीजन आ गया है, नवरात्रि में आम आदमी इसकी बहुत परचेज करता है, और प्रधानमंत्री जी के बचत उत्सव का सभी जनता इसका फायदा उठाएगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जी, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि इसके जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, या खासतौर से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाजार की जब बात की जाए, उन तमाम उद्यमियों के उद्योगों की अगर बात की जाए, उन तक किस तरीके से लाभ इसका पहुंचेगा? देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो रिटेलर और शॉपकीपर हैं, उनको तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये डबल बोनांजा है उनके लिए। पहला बोनांजा ये होगा कि उनकी जो रेट कम होंगे और जो वो प्राइस कम करेंगे, जी, उसका सीधा सीधा ये निकलेगा, जो नतीजा ये निकलेगा कि डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स। और डिमांड बढ़ने का मतलब है कि इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ता है, इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ती है। तो इसका एक सीधा सीधा फायदा इंडस्ट्री की ग्रोथ में आ रहा है कि उनको एक अपनी डिमांड बढ़ के और उनकी जो उनके अपने प्रोडक्शन में बढ़ावा होगा और प्रॉफिट में बढ़ावा होगा। सेकंड, जो रेट कट हो रहा है उसका भी उनके प्रॉफिट में उनको थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। जी बिल्कुल, यानी घरेलू बाजार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से एक मांग जो है वो निकलती हुई नज़र आएगी, और उसका फ़ायदा ना सिर्फ हम बात करें जो उद्यम है या उद्योग हैं छोटे या दुकानदार भी हैं, उनसे पूरे जो भोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उन तक पहुँच सकेगा। और इसका एक इंडस्ट्री के ऊपर जो दायित्व आता है, और सब इंडस्ट्री बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से लेकर एक दुकानदार तक, सब पे दायित्व आता है कि इसका जो दाम जो रेट कम हुए हैं उसका सीधा सीधा लाभ वो अपना कंज्यूमर्स को दें, कॉमन सिटीजन को पास ऑन करें, ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। और जब डिमांड बढ़ेगी तभी इंडस्ट्री को उसका फायदा सीधा पहुंच पाएगा। तो इंडस्ट्री के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वही इंडस्ट्री और किसान, ये दुकानदार हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, और इनका पूरा का पूरा इनका दायित्व है कि वो पूरा टैक्स रेट जो कम हुआ है उसका पूरा फायदा ये कंज्यूमर को पहुंचाएं और उपभोक्ता को पहुंचाएं, ताकि उनको इसका फायदा पहुंच सके। जी बिल्कुल, और इसका एक बड़ा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी को बढ़ावा देने में भी हमें यहाँ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने कितना लाभ अब ना सिर्फ आम जनता को मिलेगा, एक बड़ी राहत आम जनता को मिलने जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ हर वर्ग को इसका लाभ भी मिलेगा। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।
पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक संदेश में कहा कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय और एकता का प्रतीक है। सद्भावना और आपसी भाईचारे का उनका संदेश देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह केवल भाषणों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का दर्पण है। उपराष्ट्रपति ने कहा, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो या कौशल भारत, खेलो इंडिया हो या फिट इंडिया, युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। Decade ago, India was considered as a fragile 5 economies. Today, India has proudly grown as the 4th largest economy in the world. From nowhere, we come to 5th. From 5th, we have reached 4th, and we are moving towards 3rd. And I am sure by 2047, India will be the #1 economy of the world. उपराष्ट्रपति एनक्लेव के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दूसरे देशों पर निर्भरता। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। ये पीपल्स लैंग्वेज है, सीधे जो कन्वे करता है लोगों को। आप कभी सोचिए इस नारे पर, इसको क्वाइन करने के पीछे कितनी क्रिएटिविटी रही होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसा ही विकास भी, विरासत भी, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास। हमारे देश में 14 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा कि एक सपना देश देखे, और जब मोदी जी ने कहा तो आज सपना देश का सपना बन रहा है कि मैं 47 तक विकसित होना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति में एक लंबी लकीर खींची है और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी नेतृत्व ने, अगर किसी नेता ने सेवा और राजनीति, इन दोनों को जोड़ के राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने अपने स्व को भुलाकर समाज को ऊपर रखा, स्व को भुलाकर राष्ट्र को ऊपर रखा, स्व को भुलाकर सेवा को ऊपर रखा। यही सब इस भावना आज के स्पीचेस के इस संकलन से हम सबके सामने आती है। हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के इन स्पीचेस से इंस्पिरेशन ले। मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लोधी के निमंत्रण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री का मोहम्मद पंचम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसब्लांका सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मोरक्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।
और एक कार्यक्रम में उन्हें संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है और अब भारत की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है और कितने सब चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस, इन सब के बावजूद भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, इंटरनेशनल हाईली रिप्यूटेड फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि आगामी साल 2 साल के अंदर ही भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने माओवादी के शव के साथ हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुई। जानकारी के अनुसार आज सुबह से ही दोनों तरफ से रुककर गोलीबारी जारी है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि की भी। जी हां, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि जो आज से अब शुरू हो गई हैं। इस बार 9 दिन के बदले 10 दिन नवरात्रि का त्यौहार है। ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा अर्चना को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज कटरा के वैष्णो देवी मंदिर की अगर बात की जाए या मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की, गोमती जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। इन 4 अलग अलग तस्वीरों में जम्मू कश्मीर में जब हम बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर जम्मू का, और इसके साथ साथ मुंबई की भी अगर बात की जाए मुंबा देवी, वहीं त्रिपुरा में आपने देखा किस तरीके से लगातार जो भक्त हैं वो भी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। साहस, संयम और संकल्प के भक्तिभाव से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। नवरात्रि में आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। जय माता दी। और बात अगर की जाए हिमाचल के कांगड़ा देवी मंदिर की, तो यहाँ भी आपको बता दें भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह यहाँ नजर आया। आज पहला नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कई ज़्यादा लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। खासकर यहाँ पे यूपी के लोग ज़्यादा आए हैं। जैसे आपको पीले वस्त्रों में यहाँ पे काफ़ी लोग दिखेंगे। उनकी यहाँ पे कुल देवी जी है, तो यहाँ पे वो जरूर माथा टेकने आते हैं। मान्यता है आज के नवरात्रों में दर्शन करने के लिए। जो नवरात्रों में दर्शन करके जाता है उनको काफ़ी माता जी का आशीर्वाद रहता है। वैसे भी रहते हैं, पर आज के लिए दर्शन करने के लिए ज़्यादा। माता रानी के दर्शन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने जीवन में पहली बार यहाँ पे आया हूँ और ये हमारी कुल देवी भी हैं। और आते तो वही कई जगह से लोग हैं यहाँ पे। भीड़ तो आज भी काफ़ी है, बट दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं कोई भी। और मैं तो बस माता रानी से यही कहूँगा, सबकी मन की मुरादें पूरी करें। शारदीय नवरात्र के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु खुश नजर आए। हम तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें दर्शन हो रहे हैं प्रथम नवरात्रि के दिन। जो सजावट है, जो मैया का अद्भुत नजारा है, ये मैया की कृपा है। ये स्वर्ग में बैठे हैं अपन, अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आ गए तो सब जगह सब हमें वैकुंठ नजर आ रहा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो सजावट है फूलों की, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैया साक्षात दर्शन दे रही है अपने को। 20 साल हो गए नवरात्रि के फर्स्ट नवरात्रि को। हाँ, हमेशा आता हूँ, हमेशा माँ के हाजिरी लगाता हूँ। माँ की कृपा सदा बनी रहे। तो तमाम श्रद्धालु भक्त जो हैं वो भारी तादाद में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं
ना सिर्फ वैष्णो देवी बल्कि तमाम जो मंदिर हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन। और अगर बात की जाए माता वैष्णो देवी की, वहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालु जुड़े हैं, इसके लिए हम रुख करेंगे कटरा का, जहाँ से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे भी, जिस तरीके से हमने देखा भारी संख्या में जो भक्त हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, और पिछले दिनों हमने देखा था यात्रा थोड़ी ज़रूर बाधित हुई थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा दुगना उत्साह जो है वो भक्तों में नज़र आ रहा है। और व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर है, क्योंकि भक्त तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी, आज सुबह से ही भक्तजन काफ़ी हमने देखा कि कतारों में लगे हुए हैं, और सुबह तड़के लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे जब हम यहाँ पहुँचे और तभी से भक्तजन लाइनों में खड़े हुए थे। अगर बात करें आंकड़ों की तो 1 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसमें 7,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। आज नवरात्र है, नवरात्र की पहली रात रहेगी, तो इस समय श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और जो चाहते हैं कि पहले दिन माँ भगवती के दर्शन जो है वो किए जाएं। वही श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से जहाँ जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके रहने खाने पीने, क्योंकि आज उपवास रहता है काफी सारे श्रद्धालुओं का, तो उन्हें उपवास के दिन खास चीजें जो व्यंजन है वो चाहिए होते हैं, और श्री माता वैष्णो देवी उनके रहने खाने पीने सुरक्षा सब इंतजाम करके रखे हुए हैं। और इस बार श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से एक अलग से प्रयास किया गया है, हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित किए गए हैं, और कुछ टीम्स हैं वॉलंटियर्स की जो जगह जगह खड़े हैं। अगर किसी श्रद्धालु को जो यात्रा के दौरान किसी चीज की मदद है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे फिर और किसी तरह की फैसिलिटी है, और वो उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुबह हमने देखा भारी संख्या में जो थे श्रद्धालु कतारों में खड़े थे। हालांकि अभी दोपहर का समय है तो यात्रा इस समय दिन में, क्योंकि गर्मी है तो यात्री कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा और जो मौसम सुहावना होगा तो यकीनन यात्रा जो है एक बार फिर बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से और तमाम जो व्यवस्था वहाँ पर की गई हैं, क्योंकि ना सिर्फ कटरा बल्कि भवन की भी अगर बात की जाए, अलग अलग शेड्स की बात की जाए, जो श्रद्धालु जो भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं वो अगर विश्राम भी करना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनके विश्राम की, उनके पीने का पानी की अगर व्यवस्था करें, ठंडा पानी उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है, और पूरा जो ट्रैक है वो पूरा शेड है ताकि आपको धूप जो है वो पूरे ट्रैक पे कहीं नहीं है। दूसरी ओर बैटरी कार की फैसिलिटी की बात करें, हेलीकॉप्टर की जो फैसिलिटी की बात करें, और वो पिछले 2-3 दिन से जो है वो सब चीज़ें रिस्टोर हो गई हैं। आज की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से जितनी भी फैसिलिटीज दी जाती हैं उसमें रोपवे है, बैटरी कार है, हेलीकॉप्टर है, वो सब फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है, और श्रद्धालु जो है वो उन चीजों का आनंद भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, अब कनेक्टिविटी जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो चुकी है। जब हम माता वैष्णो देवी मंदिर की बात करते हैं, रेलवे मार्ग की बात करें, सड़क मार्ग, या जैसे आपने बताया हेलीकॉप्टर सेवा भी लगातार चल रही है, तो क्या माना जाए ये जो नवरात्रे हैं इस बार, इसमें एक नया रिकॉर्ड संख्या जो है वो भक्तों की नजर आएगी हमें? जी यकीनन इस बार जो नवरात्रे हैं वो 9 नहीं 10 हैं, क्योंकि हमने अपने पहले भी ये जानकारी दी जो हमारे दर्शक हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो जम्मू तक जो है वो एयर सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं, और माता वैष्णो देवी का जो अपना रेलवे स्टेशन है कटरा में, वहाँ तक अगर घाटी से बात करें जहाँ फिर देश के किसी भी कोने से लोग रेल के माध्यम से पहुँच रहे हैं। आज पहला दिन है, ट्रेनें शाम को यहाँ पहुँचती हैं, तो यकीनन शाम के समय यहाँ पे जो है वो नज़ारा अलग होगा, और पूरे परिसर को जिस तरह फूलों से सजाया गया है, एक जो माहौल है यहाँ पे भक्ति में वो देखते बन रहा है। जी देवेंद्र, काफ़ी सुंदर और आकर्षक जो भवन है वो नज़र आता है, साथ ही जो पूरा ट्रैक है उसकी भी अगर बात की जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे ही शाम होगी तो कई जो रेल है उनका गंतव्य समय जो है शाम का है, भारी संख्या उस दौरान देखी जा सकेगी, तो भारी संख्या के लिए भी क्या कुछ पर्याप्त इंतजाम वहाँ बोर्ड ने किए हैं? जी खास करके अगर हम बात करें भवन परिसर की, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है कि कितने लोग रहेंगे, कितने लोग दर्शन करेंगे, किस तरह से दर्शन करेंगे, उसकी पूरी तैयारियां लगभग 1 महीना पहले से ही शुरू हो गई थी। कटरा से लगभग 44 से 45 हजार लोगों को ही एक दिन जो है वो ट्रैक पे जाने की अनुमति है, और प्रशासन इस पे जो है वो कड़ी नजर रखे हुए है। और कटरा में जो होटल व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी हैं, गेस्ट हाउस, और श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से भी जो यहाँ पे सेटअप किया गया है, तो श्रद्धालुओं के रहने खाने पीने की किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो उन्हें नहीं आने वाली है। और अगर भवन परिसर की बात करें तो वहाँ पे विशेष जो आरती रहती है शाम की, वहाँ पे श्रद्धालु किस तरह से भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे नवरात्रे हैं। जी बिल्कुल, और तभी प्रसन्नता जो खुशी है वो हमने देखी कि भक्तों के चेहरे पर नजर आ रही थी, और जय माता दी का जो जय घोष है लगातार वो वहाँ सुनाई भी दे रहा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए अब मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि 2 अक्टूबर 2025 विजयदशमी से अगले वर्ष 2026 विजयदशमी तक शताब्दी वर्ष रहेगा। संघ के स्वयंसेवकों ने जो सोचा है उसके अनुसार इस विजयादशमी से अगले विजयादशमी तक, यानी 2 अक्टूबर 2025 से अगली आगामी विजयादशमी 2026 तक ये शताब्दी वर्ष रहेगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये नागपुर में इस बार जो विजयादशमी का उत्सव होगा वो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का प्रारंभ होगा। वैसे प्रतिवर्ष ही विजयादशमी का उत्सव नागपुर में इसी परिसर में मनाया जाता है। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर हम आए हैं। इस कड़ी में आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश के कृषि क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलाव की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारे भविष्य का आधार, यही है भारत का किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय कृषि ने न केवल आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान भी बनाई है। बीज से बाजार तक भारत की कृषि नीति का नया दर्शन अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुका है। छोटे किसान हो या महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी हो या मत्स्य पालन, हर क्षेत्र में अब दिखाई दे रहा है बदलाव का असर। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का किसान निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक राष्ट्र की यात्रा का आधार है। भारत सरकार ने पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसकी वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी है। पिछले एक दशक में भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। मछली उत्पादन 2013-14 के 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है, यानी इसमें 104% की वृद्धि हुई है। इस योजना की वजह से मछली और नाव जैसे जाल जो से उपकरण चूसे हमें कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जिंदगी बहुत ऊंचा हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सभा को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 25% है। इस क्षेत्र ने औसतन 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो वैश्विक औसत 2% से काफी अधिक है। पिछले 10 वर्षों में देश में दूध उत्पादन में 63.57% की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2023-24 से 2025-26 के बीच 15,000 ड्रोन दिए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कुल 1,261 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में सरकार ड्रोन की कुल कीमत का 80% तक मदद दे रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मीठी क्रांति को प्राप्त करने और आय सृजन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार की पहल के कारण शहद का निर्यात 3 गुना हो गया है। हनी बीज जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन से फसल की उपज को बढ़ाती है, तो किसानों के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद है। ये मिशन भी इतना अच्छा चला और इतने सारे किसानों को उससे फायदा हुआ।
एक जिला एक उत्पाद के तहत 773 जिलों से 1240 उत्पादों की पहचान करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। किसानों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण एवं सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह का एक बड़ा बदलाव कृषि क्षेत्र में भी यहाँ नजर आता है पिछले 11 वर्षों में। आपको बता दें, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत AIFF 2025 में हिस्सा लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि यह महोत्सव एशिया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को एक मंच पर लाता है। डॉक्टर मुरुगन ने भारत की सह उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के संकल्प पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेब्स बाजार और भारत पर्व जैसे मंचों के माध्यम से भारत न सिर्फ अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था बल्कि अपनी समृद्ध विरासत का भी प्रदर्शन कर रहा है, जो दक्षिण कोरिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। तो फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।